ये कहानी है चंदा की। चंदा बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसकी माँ सीता मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें बाजार में बेचा करती थी, जबकि उसका पिता राजेश बहुत ही गैर जिम्मेदार था। वो कोई काम नहीं करता था। सीता के बहुत जोर देने पर अगर कोई काम पकड़ता भी तो कुछ ही वक्त बाद उसे छोड़ देता था। ऊपर से उसे शराब पीने की भी बुरी आदत थी, जिससे सीता बहुत परेशान रहती थी। मिट्टी के बर्तन बनाने में चंदा अपनी माँ सीता की मदद करती थी। बड़ी ही मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा था। एक दिन जब सीता मिट्टी के बर्तन बना रही थी, तब चंदा वहां आती है। सीता उससे पूछती है, आ गई तू? कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? और मैं कई दिनों से देख रही हूं तुझे, रोज सुबह गायब हो जाती है। बता जरा कहाँ जाती है? माँ, वो थोड़ी ही दूर एक स्कूल है। वहां रोज सुबह सुबह बच्चे बहुत अच्छे से बनकर आते हैं, फिर भगवान को याद करते हैं। उनके साथ कई बड़े बड़े लोग भी होते हैं जो सारे बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। रुक जा जरा, तू स्कूल के अंदर कैसे गई? तुझे किसी ने रोका नहीं? नहीं माँ, वो स्कूल के बाहर की जो दीवार है ना, उसमें एक बड़ी सी खिड़की है। बस उसी में से मुझे सब दिख जाता है। माँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं वहाँ। क्या मैं भी? बिटिया, ज्यादा सपने मत देख। तुझे स्कूल भेज पाना मेरे बस की बात नहीं। अपने बाबा को तो तू जानती ही है, और मैं भी ये बर्तन बनाकर किसी तरह खाने का इंतजाम ही कर पाती हूँ। बिटिया, स्कूल में ऐसे ही नहीं जाने देते। बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं उन्हें। अब तू ही बता, मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? इतना कहते ही सीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चंदा उसके आंसू पोंछती है और कहती है, कोई बात नहीं माँ, मुझे नहीं जाना कोई स्कूल विस्कूल, और कल से मैं उन बच्चों को देखने भी नहीं जाऊंगी। चंदा की बात सुनकर सीता जोर जोर से रोने लगती है। उसे चंदा को स्कूल ना भेज पाने का बहुत दुख था, लेकिन वो करती भी तो क्या। उसकी ऊपर से राजेश की नशे की लत बढ़ती जा रही थी। सीता जो भी थोड़े बहुत पैसे कमा कर लाती, राजेश या तो चोरी से या उससे छीन कर शराब पर खर्च कर देता था। हद से ज्यादा शराब पीने की वजह से उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई थीं, जिस वजह से कुछ ही महीनों बाद उसकी मौत हो गई। सीता ने मिट्टी के बर्तन बनाने के साथ साथ लोगों के घरों में काम करना भी शुरू कर दिया। इस सब में वो बहुत ज्यादा थक जाती थी। ये देखकर चंदा को बहुत बुरा लगता था। एक दिन सीता जब काम के लिए जाने लगी तो चंदा ने उससे कहा, माँ, तुम्हें बुखार है और अभी तुम बर्तन बनाकर उठी हो। अब कहीं मत जाओ, आराम करो तुम। नहीं बिटिया, काम पर तो जाना ही होगा। अभी परसों ही तो छुट्टी ली थी मैंने। तो ठीक है माँ, तुम आराम करो। आज तुम्हारी जगह काम पर मैं चली जाती हूँ। नहीं बेटा, तू क्यों जाएगी? मैं ठीक हूँ, तू मेरी फिक्र मत कर। माँ, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगर अब भी आराम नहीं करोगी तो तबीयत और खराब हो जाएगी। और मैं घर में भी तो काम करती ही हूँ, ऐसे ही वहां भी कर लूंगी। तुम लेट जाओ, मैं जा रही हूँ। सीता चंदा को रोकती है, पर वो नहीं मानती और सीता की जगह काम पर चली जाती है। वो काम के लिए जिस घर में गई वो राम प्रकाश का था। परिवार में उनकी पत्नी कावेरी और एक बेटा ऋषि था। राम प्रकाश और कावेरी संगीत सिखाते थे। उनके घर पर कई बच्चे उनसे संगीत सीखने आते थे। दोनों पति पत्नी दिल के बहुत अच्छे थे। चंदा जब उनके घर पहुंची तो दरवाजा कावेरी ने ही खोला। उन्होंने चंदा को पहचाना नहीं, तो चंदा ने उन्हें बताया, मैडम जी, आपके यहाँ जो काम करने आती हैं, मैं उनकी बेटी चंदा हूँ। आज माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं उनकी जगह काम करने आई हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, आओ अंदर आ जाओ। ध्यान से काम करना बेटा। कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। मैं यहीं हॉल में बच्चों को म्यूजिक क्लास दे रही हूँ, ठीक है? जी ठीक है मैडम। चंदा साफ सफाई के काम में लग जाती है और कावेरी बच्चों को संगीत गायन सिखाने लगती है। चंदा को संगीत सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो संगीत सुनते सुनते घर के सारे काम कर लेती है और फिर हॉल के एक कोने में बैठकर कावेरी को गाते हुए बड़े ध्यान से सुनने लगती है। थोड़ी ही देर में म्यूजिक क्लास खत्म हो जाती है और चंदा को देखकर कावेरी उससे पूछती है, अरे बेटा, तुम अभी तक यही हो? क्या हुआ, कोई परेशानी है? काम नहीं हो पाया क्या? नहीं मैडम जी, सारा काम हो गया। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा, बोलो। मैडम जी, मेरी माँ की तबीयत इन दिनों बिल्कुल ठीक नहीं रहती। वो दिन भर काम करती है।
माँ ने अगर अब भी आराम नहीं किया तो वो और बीमार हो जाएगी, और हमें पैसों की भी ज़रूरत है। तो अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आपके घर का काम माँ की जगह मैं ही कर दिया करूँ तो? बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं भी देखती हूँ सीता बहुत कमज़ोर हो गई है, उसे आराम करना चाहिए, लेकिन तुम सब कर लोगी ना? हाँ मैडम जी, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, मुझ पर भरोसा करिए। ठीक है बेटा। चंदा बहुत खुश थी। अब वो रोज कावेरी को गाते हुए सुन सकती थी। अगले दिन से वो रोज रामप्रकाश के घर काम के लिए जाने लगी। वो बहुत अच्छे से सारे काम करती, लेकिन उसका मन तो संगीत में लगा रहता था। धीरे धीरे सिर्फ सुनते हुए उसने काफी कुछ सीख लिया, और एक दिन जब कावेरी की म्यूजिक क्लास की छुट्टी थी, वो रसोई में बर्तन धोते हुए वही गीत गुनगुनाने लगी जो कावेरी अपने स्टूडेंट्स को सिखाती थी। तभी रामप्रकाश रसोई के पास से गुजरे। उन्होंने चंदा को गाते हुए सुना तो धीरे से कावेरी को बुलाया और उसे भी चंदा का गाना सुनने को कहा। आ, आ, कोयलिया बोले अमुआ की डार पर, कोयलिया बोले अमुआ की डार पर, रुत बसंत को देत संदेशवा, कोयलिया बोले अमुआ की डार पर, रुत बसंत को देत संदेशवा। चंदा बहुत सुरीला गा रही थी। उसकी आवाज भी बहुत ही मीठी थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रामप्रकाश और कावेरी पर पड़ी, उसने गाना बंद कर दिया और घबराते हुए बोली, जी जी साहब, मैडम माफ कर दीजिए, मैं तो बस ऐसे ही, आगे से नहीं होगा, माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, अपनी कला के लिए कभी माफी मत मांगना। तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है। तुमने ये गाना सिर्फ सुनकर इतना अच्छा सीख लिया? तुम्हें गाने का शौक है क्या? जी ये तो नहीं पता मैडम जी, पर जब आपको पहली बार गाते हुए सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और तब से बार बार गाने का मन करता है। अच्छा, गाना सीखोगी? जी क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन साहब जी, हम बहुत गरीब हैं, आपकी फीस देने के लिए पैसे नहीं है मेरी माँ के पास। तुम उसकी चिंता मत करो। तुम में प्रतिभा के साथ साथ मेहनत और लगन भी है। मैं देख सकता हूँ। हम तुमसे कोई फीस नहीं लेंगे। हाँ, तुम रोज काम के लिए तो आती ही हो, थोड़ी देर और रुक जाया करो और हम दोनों की क्लास में आ जाया करो। जी मैडम जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं कल से सीखूंगी और मन लगाकर सीखूंगी मैडम जी। चंदा को तो जैसे उसकी सारी खुशियां मिल गई थी। स्कूल जाकर पढ़ने का सपना तो उसका पूरा नहीं हुआ, लेकिन संगीत सीखने के बारे में सोचकर ही वो फूली नहीं समा रही थी। वो हर रोज रामप्रकाश और कावेरी से संगीत सीखने लगी। वो बहुत जल्दी सीख रही थी। रामप्रकाश और कावेरी भी उसकी लगन देखकर हैरान थे। धीरे धीरे चंदा बहुत अच्छा गाने लगी। उधर सीता अब काफी बीमार रहने लगी थी। मजबूरन जिन बाकी घरों में सीता काम करती थी, वहां भी चंदा को ही जाकर संभालना पड़ा। अब सीता को चंदा की शादी की चिंता सताने लगी। उसने अपने जानने वालों से चंदा के रिश्ते की बात करना शुरू कर दिया। जब चंदा को इस बारे में पता चला तो वो नाराज हो गई। माँ, सविता मौसी से तुम क्या कह रही थी? मेरी शादी करना चाहती हो तुम? हाँ, तो शादी की उम्र हो गई है तेरी, और मेरा भी कोई भरोसा नहीं कब भगवान के पास चली जाऊं। उससे पहले तेरा घर बसते देखना चाहती हूँ, फिर चैन से मर सकूंगी। नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी, मैं ऐसे ही खुश हूँ। मैडम और साहब जी कह रहे थे अगर मैं ऐसे ही मन से संगीत सीखती रहूंगी तो एक दिन बड़ी गायिका बन सकती हूँ। तेरा दिमाग खराब है क्या? पगला गई है बिल्कुल। हम लोगों को इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके तो हमारा घर चलता है। मेरी बात समझ बेटी, तेरी शादी कर दूं तो मैं भी चैन से मर सकूंगी, वरना किसके भरोसे छोड़ के जाऊंगी तुझे। चंदा सीता को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सीता उसकी एक नहीं सुनती। कुछ ही महीनों बाद वो चंदा की शादी विशाल से करवा देती है। विशाल जूते बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता था।
शादी के बाद चंदा विशाल के साथ दूसरे शहर में रहने लगी थी। उसे सबसे ज्यादा दुख संगीत का साथ छूटने का था। ऊपर से विशाल का बर्ताव भी वक्त के साथ बदलने लगा। एक दिन जब चंदा रसोई में काम करते हुए गाने लगी तो विशाल ने बर्तन जमीन पर पटक दिए और गुस्से से बोला, साफ साफ सुन ले मेरी बात, ये मेरा घर है, यहाँ कोई गाना वाना नहीं चलेगा। मैं बाहर बैठा हूँ, जल्दी खाना लेकर आ और उसके बाद मेरे पैर दबाएगी तू, समझी? विशाल के बर्ताव से चंदा सहम जाती है। विशाल हमेशा ऐसे ही उससे बात करता था। धीरे धीरे विशाल उसे मारने पीटने भी लगा। उसके खराब बर्ताव की वजह से ही उसकी नौकरी पर भी खतरा बना हुआ था। वो नशा करके घर आता और सारा गुस्सा चंदा पर ही निकाल देता था। चंदा मां बनने वाली थी। विशाल को एक बेटा चाहिए था, लेकिन चंदा ने एक बेटी को जन्म दिया। इस पर विशाल बहुत गुस्सा होता है। वो गुस्से से चंदा से कहता है, पता नहीं कौन सी मनोज गाड़ी थी जो तुझसे शादी कर ली मैंने। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। एक बेटा चाहिए था तुझसे और तू अपने जैसी एक और मनोज ले आई। ये क्या कह रहे हैं आप? ये आपकी भी तो बेटी है। नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं इससे, ना इससे और ना तुझसे। अब मैं कोई बोझ नहीं झेल सकता। चल निकल जा मेरे घर से। अपनी ये मनुष्य शक्ल फिर मुझे कभी मत दिखाना। ये चंदा के स्वाभिमान पर चोट थी। उसने अपनी बेटी के साथ विशाल का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। चंदा ने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएगी और अपनी बेटी को भी अच्छा भविष्य देगी। उसने विशाल से छुपाकर कुछ पैसे जोड़ रखे थे। उन पैसों से उसने एक कमरा किराए पर लिया और अपनी बेटी के साथ रहने लगी। जल्दी ही पहले की तरह उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। वो अपनी छोटी सी बच्ची निशा को अपने साथ ही हर जगह ले जाती थी। एक दिन उसे एक फ्लैट के बारे में पता चला जहां घर के काम करने के लिए किसी की जरूरत थी। वो उस फ्लैट में पहुंची तो वहां उसे रामप्रकाश और कावेरी दिखाई दिए। उन्हें देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत जाकर दोनों के पैर छुए और बोली, मैडम जी, साहब जी, आप लोग यहाँ इस शहर में? हाँ बेटा, ये हमारे बेटे ऋषि का फ्लैट है। उसने इसी शहर में एक म्यूजिक एकेडमी खोली है, तो हम भी उसके साथ यहीं शिफ्ट हो गए। पर तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना? और ये बच्ची, ये तुम्हारी बच्ची है? चंदा अपनी शादी के बारे में उन्हें सब कुछ बताती है। रामप्रकाश और कावेरी उसके लिए बहुत दुखी होते हैं। रामप्रकाश चंदा के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बस बेटा, अब सारी चिंता छोड़ दो। तुम फिर से अपनी संगीत साधना शुरू करो। और अब तो तुम एक माँ भी हो, पहले से ज्यादा मजबूत हो तुम। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपनी मेहनत से ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी बच्ची का भी भविष्य सुधार सकती हो। हम तुम्हारे साथ हैं। चंदा कुछ बोल नहीं पाती और रोने लगती है। कावेरी उसे सहारा देती है। इसके बाद से सब कुछ बदल जाता है। रामप्रकाश और कावेरी उसे और उसकी बच्ची को अपने घर में ही रख लेते हैं। वो घर का सारा काम करती है और मन लगाकर ऋषि की म्यूजिक एकेडमी में संगीत भी सीखती है। रामप्रकाश और कावेरी भी उसकी पूरी मदद करते हैं। बीतते वक्त के साथ चंदा संगीत में निपुण हो जाती है और ऋषि की एकेडमी में बच्चों को संगीत सिखाने लगती है। उसे गाते हुए जो भी सुनता था बस उसकी आवाज में खो जाता था। उसकी कला को देखकर ऋषि ने उसे एक मशहूर सिंगिंग रियलिटी शो में भेजा। यह सब चंदा के लिए एक सपने जैसा था। अपनी मेहनत से वो उस कंपटीशन को जीत लेती है। रामप्रकाश, कावेरी और ऋषि को उस पर बहुत गर्व होता है। चंदा की तपस्या सफल हो चुकी थी। अब वो एक मशहूर गायिका बन चुकी थी और अपनी बच्ची निशा को भी एक बेहतर भविष्य दे सकती थी।